मुंबई हॉस्पिटल रूम के अंदर बंदिश के मम्मी पापा अभी भी होश में नहीं आए थे और एक नर्स उनके पास बैठी उनका लगातार देख रही थी। उसे डर था अगर उन्हें होश नहीं आया तो उसके साथ पता नहीं वो शैतान क्या करेगा, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। वो बस बैठकर उन्हें देख सकती थी और वो लगातार उन्हें देख रही थी। सुबह के 5 बजे बंदिश की आंख खुलती है और वो घड़ी में टाइम देखता है तो सुबह के 5 बजे थे। वो उठकर एक बार हॉस्पिटल की तरफ जाता है और अपने मम्मी पापा को चेक करता है, जिन्हें अब तक होश नहीं आया था। इसीलिए वो दोबारा से अपने रूम में आता है और फिर अपने जिम एरिया में जाकर जिम करने लगता है। 1 घंटा उस जिम में पसीना बहाने के बाद वो अपने रूम में वापस आता है और फ्रेश होकर नीचे चला जाता है। जब बंदिश नीचे जाता है तो देखता है लिविंग रूम में दादाजी पहले से बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। बंदिश दादाजी के पास जाकर कहता है, दादाजी आप इतनी जल्दी उठ गए? तो दादाजी कहते हैं, हाँ बेटा उठ गया, मुझे तो बस एक एक घड़ी काटना मुश्किल हो रहा है। मैं तो पल पल इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी से सुबह हो और मैं अपने बेटे के पास जाऊँ। मुझे तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा, बस अब अपने बेटे को एक बार आँखों के सामने देखना चाहता हूँ और अपनी बहू को। देखे भी कितना टाइम हो गया है, मैंने अपने बेटे और बहू की आवाज़ नहीं सुनी है। ये सुनकर बंदिश कहता है, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, उन्हें होश आ जाएगा। अगर आप ऐसे परेशान होते रहे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर पिताजी हमसे नाराज़ हो जाएंगे और हमसे कहेंगे कि हमने आपका ख्याल नहीं रखा। ये सुनकर दादाजी कहते हैं, अरे वो एक बार अपने मुंह से बात करे, इसकी शिकायतें सुनने के लिए भी मैं तैयार हूँ। ये कहते हुए दादाजी की आंखों में पानी आता है, लेकिन वो जल्दी से उसे साफ कर लेते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था बंदिश को दादाजी की आंखों में आंसू देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बंदिश ने दादाजी की आंखों में आंसू देखे तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। फिर दादाजी बंदिश की तरफ देखकर कहते हैं, चलो वहाँ डॉक्टर के पास चलते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारे पिताजी को होश आया या नहीं। ये बात सुनकर बंदिश कहता है, ठीक है। इतनी देर में उन्हें सीढ़ियों से उतरते हुए दक्ष की आवाज़ सुनाई देती है, जो दादाजी को कह रहा था, पहले आप नाश्ता करेंगे, उसके बाद आप पिताजी के पास जाएंगे, क्योंकि नाश्ता करने के बाद आपको दवाई लेनी है। आपने दवाई नहीं ली तो आपका बीपी कम हो जाएगा, जिससे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी और आप पिताजी को भी नहीं संभाल पाएंगे। इसीलिए अच्छा है पहले आप नाश्ता कीजिए, अपनी दवाई लीजिए और उसके बाद पिताजी के पास चले जाना। ये सुनकर उसके दादाजी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जानते थे कि दक्ष उनकी दवाई को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है और वो उनकी कोई भी बात नहीं सुनेगा। इसीलिए वो चुपचाप खड़े होकर डाइनिंग टेबल की तरफ जाकर बैठ जाते हैं। उन्हें डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए देखकर बंदिश भी उनके पास आकर बैठ जाता है। इतनी देर में राजन और शेर खान भी ऊपर से नीचे आते हैं। वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी दक्ष एक सर्वेंट को नाश्ता लगाने के लिए कहता है। सर्वेंट जल्दी से डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देते हैं। सब नाश्ते को देखते हुए थोड़ा थोड़ा नाश्ता करके अस्पताल की तरफ चले जाते हैं। जाकर देखते हैं डॉक्टर उनके पिताजी का चेकअप कर रहे थे। ये देखते हुए वो पूछते हैं, क्या हुआ, होश आया या नहीं? तो डॉक्टर बंदिश की तरफ देखकर कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। तभी बंदिश के पिताजी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हैं और अपने आसपास सबको देखकर कुछ बोलने की कोशिश करते हैं।
लेकिन वो अपने शरीर की कमजोरी के कारण कुछ बोल नहीं पाते और आगे बढ़कर उनके हाथ को पकड़ लेता है। तो बंदिश के हाथ की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। ये देखकर बंदिश उनके आंसू पोंछ कर कहता है, पिताजी अब आप बिल्कुल ठीक हैं, चिंता करने की बात नहीं है। देखिए दादाजी कब से आपके होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी उसके पिताजी की नज़र अपने पिताजी पर जाती है तो वो नम आंखों से उन्हें देखने लगते हैं। उसके होश में आने के बाद बंदिश के दादाजी भी अपने बेटे के पास जाकर उनके माथे को चूम लेते हैं और बड़े प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेर कर कहते हैं, मेरा बेटा मेरे पास आ गया, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। मैं जानता हूँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब किसी को भी परेशानी नहीं होगी। मेरा बेटा और मेरे पोते मिलकर सही कर देंगे। तभी दक्ष भी आगे आता है और अपने पिताजी के गले लग जाता है। तभी उसके पिताजी के मुंह से एक आह निकल जाती है तो दक्ष जल्दी से खड़ा हो जाता है क्योंकि वो समझ गया था उनकी किसी चोट पर दर्द हो गया है। दूर से उनसे पूछता है, पिताजी अब आप कैसे हैं, आप ठीक तो हैं ना? दक्ष के पिताजी ये सुनकर अपनी पलकें झपका देते हैं तो वो समझ जाते हैं कि वो ठीक होने का इशारा कर रहे हैं। तभी उन्हें नर्स की आवाज़ आती है जो उन्हें कह रही थी, डॉक्टर साहब इन्हें होश आ रहा है। ये सुनकर डॉक्टर बंदिश की माँ के पास जाते हैं तो वो देखते हैं उनके हाथों की उंगलियां हिल रही हैं। डॉक्टर उन्हें अच्छी तरह से चेक करते हैं और फिर उन सब की तरफ देखकर कहते हैं, देखिए इन्हें होश तो आ गया है लेकिन ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से इनके शरीर ने रिस्पॉन्स करना कम कर दिया है, इसीलिए इनको अभी कुछ और टाइम लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में। इन्हें ऐसे ही ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, धीरे धीरे उनकी बॉडी रिकवर होना शुरू हो जाएगी। ये सुनकर सब थोड़े से उदास हो जाते हैं। उनकी माँ को होश नहीं आया लेकिन फिर भी वो सब खुश थे कि वो उनके पास है, अब जल्दी वो ठीक भी हो जाएंगी। दक्ष अपनी माँ के पास जाता है और उनके सिर पर हाथ फेरकर उसके माथे पर किस करके कहता है, माँ जल्दी से होश में आ जाइए, हम सबको आपकी ज़रूरत है। प्लीज़ देखिए कब से हम आपकी राह देख रहे हैं लेकिन आप तो कब से अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई हैं, अपनी आंखें नहीं खोल रही। तभी उसके दादाजी दक्ष के पास जाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारे पिताजी को होश आ गया है तो तुम्हारी माँ को भी होश आ जाएगा। उनकी देखभाल के लिए एक नर्स अपॉइंट कर लो। डॉक्टर कहते हैं, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इस नर्स को आंटी के लिए ही अपॉइंट किया है, आंटी के साथ ही रहेगी और उनकी देखभाल भी करेगी। फिर वो दादाजी की तरफ देखकर कहते हैं, हम अभी नए आदमी को यहाँ लाने का रिस्क नहीं ले सकते और मैं और किसी नर्स पर इतना भरोसा नहीं कर पाऊँगा। मैं इस पर भरोसा करता हूँ क्योंकि ये मेरे पहचान वाली है, आप इस पर भरोसा कीजिए और किसी को मत बुलाइए। तो सबको डॉक्टर की बात सही लगती है। तभी राजन भी दक्ष की माँ के पास जाकर उनका हाथ अपने हाथ में लेता है और एक छोटी सी किसी कर लेता है और उन्हें देखते हुए कहता है, माँ जल्दी से होश में आ जाइए। ये सुनकर सबकी आंखों में पानी आ जाता है लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। तभी उनके पिताजी कहते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, मैं होश में आ गया हूँ और बंदिश ठीक हो गया है तो तुम्हारी माँ भी ठीक हो जाएगी। लेकिन तभी सब देखते हैं कि बंदिश दूर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा है, वो अपनी माँ के पास नहीं जाएगा। ये देखकर सब उदास हो जाते हैं लेकिन सब जानते थे कि बंदिश मजबूर है, वो औरतों के करीब नहीं जा सकता, उसे औरतों से एलर्जी है, इसीलिए वो बस दूर से ही अपनी माँ को देख रहा है। यही वजह है कि सब हैरान हैं जब बंदिश को औरतों से इतनी एलर्जी है कि वो उनके पास तक नहीं जा सकता तो उसने उस पेंटिंग वाली लड़की को कहाँ देखा। सब उनसे मिलकर वापस लिविंग रूम में आ जाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कोई ज़रूरत होगी तो वो उन्हें बुला लेंगे, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह दिया था क्योंकि उसने दक्ष के पिताजी को भी इंजेक्शन देकर सुला दिया था ताकि उनकी बॉडी को आराम मिल सके। लेकिन लिविंग रूम में आने के बाद शेर खान दक्ष और राजन की तरफ देखता है और उन्हें इशारे से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे बताने के लिए कहते हैं। तभी दक्ष उठकर अपने दादाजी को उनके कमरे में आराम करने के लिए ले जाता है
और वापस लिविंग रूम में आता है तो देखता है एक मेड उनके पास आकर कहती है, सर पिंकी मैम को बुखार है और वो उठ नहीं रही और वो छोटी बच्ची भी रो रही है। ये सुनने के बाद दक्ष राजन उस कमरे की तरफ जाते हैं और बंदिश उठकर डॉक्टर के फ़ोन करता है और उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है। डॉक्टर भी जल्दी से अंदर आता है तो बंदिश उसे काव्या के कमरे में लेकर जाता है और उसे चेक करने के लिए कहता है। डॉक्टर काव्या को चेक करने के बाद दक्ष की तरफ देखकर कहता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी टाइम से ये वहाँ बंद थी और इन्हें खाने पीने के लिए ढंग से कुछ नहीं दिया गया था तो उनकी बॉडी थोड़ी वीक हो गई है। शायद रात को बच्ची ने दूध पिया होगा अपनी माँ का, इस वजह से पिंकी को कमजोरी के कारण बुखार हो गया है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, इनका बुखार जल्दी उतर जाएगा, लेकिन जब इनका बुखार उतर जाएगा तो इनके खाने का अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो दोबारा से बुखार आ सकता है। और अभी इस बच्ची को भी काव्या से थोड़ा दूर ही रखें, नहीं तो बच्ची को भी बुखार हो जाएगा। ये सुनकर दक्ष उस बच्ची को अपनी गोद में उठाता है और एक मेड को देखकर कहता है, इसका ख्याल तुम रखो और इसे अच्छे से साफ कर, अच्छे कपड़े पहना कर इसे साफ सुथरा करके अपने पास रखो। जब तक काव्या का बुखार नहीं उतर जाता तो मेड हाँ करके उस बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो बच्ची भी खुशी खुशी उस मेड के साथ बाहर आ जाती है क्योंकि उसे भी बाहर जाने की इच्छा हो रही थी। बाहर आकर हर एक चीज़ को अपनी चमकती आंखों से देखती है और खी खी करके स्माइल करने लगती है और अपने छोटे छोटे हाथों से ताली बजाती है। उसको ऐसे देखकर सबको अच्छा लगता है, लेकिन बंदिश उस बच्ची की तरफ नहीं देखता। तभी दक्ष बंदिश की तरफ देखकर कहता है, भाई एक बार उसे देखो तो सही, वो बहुत प्यारी है, क्यूट है, बिल्कुल हमारी काव्या जैसी, जैसे हमारी काव्या छोटी थी। ये सुनकर बंदिश दक्ष की तरफ देखकर कहता है, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं उस बच्ची के करीब नहीं जा सकता, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ये सुनकर दक्ष चुप हो जाता है क्योंकि उसने तो ये सोचा ही नहीं था। वो तो कब से यही सोच रहा था कि बंदिश जानबूझकर उसके करीब नहीं जा रहा और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब बंदिश ने उसे वजह बताई तो वो चुप हो जाता है, उसके बाद कोई जवाब नहीं देता। कहने के बाद फिर वो सब बाहर आकर लिविंग रूम में बैठ जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था काव्या का बुखार डरा देने वाला नहीं है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इधर शेर खान बंदिश के सामने आकर कहता है, सर मुझे आपसे बात करनी है। तभी बंदिश शेर खान की तरफ देख कर कहता है और उसे, हाँ कहो क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ। फिर शेर खान दक्ष और राजन की तरफ देखता है तो वो आंखों से इशारा करते हैं। शेर खान बोलता है, सर दिल्ली से हमारे आदमी का फ़ोन आया था, उसने उस पेंटिंग वाली लड़की को दिल्ली में। इतना सुनते ही बंदिश उठकर बैठ कर खड़ा हो जाता है और शेर खान की तरफ देख कर कहता है, कब आया था फ़ोन? तो शेर खान कहता है, सर अभी थोड़ी देर पहले आया था। बंदिश उसे कहता है, तो क्या उसने उस लड़की का पता लगाया, वो कहाँ रहती है? शेर खान चुप हो जाता है और बंदिश की तरफ देखकर कहता है, सर उसने उस लड़की को ट्रैफिक सिग्नल पर देखा था और जब तक वो उस लड़की का पीछा करता वो सिग्नल ग्रीन होने की वजह से उसकी नज़रों से गायब हो गई। बॉस उसे ये पक्का यकीन है कि उसने उसे दिल्ली में देखा है। तभी बंदिश शेर खान की तरफ देखकर कहता है, अपने आदमी पूरी दिल्ली में फैला दो, मुझे उस लड़की तक पहुंचना है और मेरे जाने की तैयारी करो। ये सुनकर शेर खान हाँ कर देता है। फिर बंदिश राजन और दक्ष की तरफ मुड़कर कहता है, तुम दोनों यहाँ संभालो और सिक्योरिटी और टाइट कर दो ताकि कोई भी घर के अंदर नहीं आ पाए, और अगर किसी पर भी शक होता हो तो उसे उठा लो और बेसमेंट में डाल दो, मैं उसे अपने आप संभाल लूँगा। ये सुनकर वो दोनों हाँ करते हैं। बंदिश उसकी तरफ देख कर कहता है, तुम क्या करने की सोच रहे हो? तो वो दोनों उसकी तरफ देख कर कहते हैं, मुझे पहले उस लड़की से मिलना है, उसके बाद ही कुछ कह सकता हूँ। तभी शेर खान की तरफ देख कर कहता है, जल्दी से चॉपर रेडी करो, मुझे दिल्ली के लिए निकलना है। और फिर वो दक्ष की तरफ देख कर कहता है, तुम यहीं से घर से ऑफिस का काम कर लेना, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुमसे कुछ ना समझे तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं वहीं से हैंडल कर लूँगा।
ये सुनकर दक्ष हाँ करता है। तभी बंदिश राजन की तरफ मुड़ कर कहता है, तुम पिताजी माँ काव्या का ख्याल रखोगे जब तक वो सब ठीक नहीं हो जाते। तुम्हें ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम उनका ख्याल रखो और अगर टाइम मिलता है तो यहीं से थोड़ा बहुत काम हैंडल कर लेना। ये सुनकर राजन उसकी तरफ देख कर कहता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तो वो कहता है, नहीं, वह मेरे साथ शेर खान है, वो मेरे साथ रहेगा, तुम यहीं रहो। फिर वो चिराग की तरफ देख कर कहता है, तुम मेरे साथ चलो और वहाँ दिल्ली वाले कंपनी को संभाल लेना, क्योंकि वहाँ हम एक नया प्रोजेक्ट मिला है और उसकी तैयारी करनी है। उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए दिल्ली जाना जरूरी है और अब तो दूसरी वजह भी मिल गई, तो तुम मेरे साथ चल रहे हो, तुम वहाँ की कंपनी में वो प्रोजेक्ट हैंडल करोगे। चिराग बंदिश की बात सुनकर हाँ कर देता है। तभी बंदिश शेर खान की तरफ देख कर कहता है, 2 घंटे में चौपर तैयार हो जाना चाहिए, जब तक अपने बचे हुए काम पूरे करो और दिल्ली फार्म हाउस को तैयार करने के लिए कहो। ये सुनकर शेर खान हाँ कर देता है और वहाँ से तैयारी करने के लिए चला जाता है। इधर बंदिश भी अपने कमरे में आकर उस तस्वीर के सामने खड़ा होकर कहता है, आखिर तुम मुझे मिल ही गई, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए कि आखिर मैंने तुम्हें कहाँ देखा है और तुम इस कदर मेरे जहन में क्यों बसी हुई हो। आखिर क्या कनेक्शन है हमारा, क्या कुछ ऐसा हुआ है हमारे बीच जो मुझे याद नहीं। अब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब चाहिए और उनका जवाब तुम दोगी। मैं आ रहा हूँ। कुछ समय बाद दिल्ली में, इधर दिल्ली में एक गाड़ी दिल्ली के पोर्श इलाके में आकर एक बंगलो के बड़े से गेट के सामने आकर रुकती है और उस गाड़ी में से अमन अपने गाड़ी से बाहर निकलकर गार्ड से गेट खोलने के लिए कहता है। गार्ड गाड़ी देखता है और जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोल देता है। गेट खुलते ही वो गाड़ी अंदर जाती है। अंदर का नज़ारा देखते ही सबकी आंखें खुशी से चमक जाती है, क्योंकि वहाँ चारों तरफ इतनी हरियाली होती है और जहाँ से गाड़ी जाती है वो रोड भी सफ़ेद पत्थरों से बनाया हुआ था और उस रोड के दोनों साइड गार्डन बना हुआ था जो बहुत ही हरा भरा और सुंदर लग रहा था। और उस गार्डन में 2 से 3 जगह पर झूले भी लगाए हुए थे बैठने के लिए, कोई उन पर बैठकर आराम से अपना दिन एंजॉय कर सके। थोड़ी देर बाद गाड़ी थोड़ी और आगे जाती है तो वहाँ बीच में एक बहुत बड़ा सा फाउंटेन बना हुआ था, जिसमें बीच में पानी के शावर लगे हुए थे और उनमें से पानी बह रहा था। सूरज की किरणें पड़कर वहाँ पर इंद्रधनुष भी नज़र आता है जो बहुत ही सुंदर था। और उसके दोस्त गाड़ी को रोकने के लिए कहते हैं। उस फाउंटेन की तरफ भागती है और उस इंद्रधनुष को देखने लगती है। ये देखकर अमन अपनी गर्दन हिलाता है और कहता है, ये सब कभी बड़ी नहीं हो सकती और आज तो इस फाउंटेन को ऐसे देख रही हैं जैसे पहली बार देखा हो। जब वो सब काफ़ी टाइम तक वापस नहीं आती तो अमन गुस्से में बोलता है, अब क्या मैं तुम सबके इंतज़ार में यहीं खड़ा रहूं? जल्दी वापस आओ। तो महक आवाज़ लगा कर कहती है, भाई आप जाइए, हम पैदल ही आ जाएंगे, हमें अपने गार्डन को देखते हुए आना है। ये सुनकर अमन हाँ करता है और गाड़ी को वहाँ से आगे बढ़ा देता है। उस साइड वाली रोड पर मोड़ देता है और बंगलों के पीछे वाली पार्किंग में जाकर गाड़ी खड़ी कर देता है। फिर वो अमन बंगलों के पीछे वाली पार्किंग में जाकर गाड़ी खड़ी कर देता है और फिर वो बंगलों के पीछे वाले दरवाजे से घर के अंदर जाता है। बंदिश। हेलो गाइस, आगे की स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी स्टोरी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।